जो सामान्य तौर पर चर्चा है उत्तर प्रदेश में कि सरकार के कामकाज से जनता आपके कार्यकर्ताओं में भी मायूसी है। तो ये जो मायूसी है कार्यकर्ताओं में, मायूस कार्यकर्ताओं को लेके जो ये चुनौती है, इसको कैसे आप निपट पाएंगे? देखिए, हमारा कार्यकर्ता हमने तो देखा है ना, मायूसी नहीं है। अपेक्षाएं बहुत होती हैं सरकार में, लेकिन अपेक्षाएं थीं और अपेक्षाएं होनी भी चाहिए। लेकिन हमारे सरकार ने 2 साल के अंदर जो काम करके दिखाया है, दूसरी सरकार में रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की लगातार सरकार रही, बहुजन पार्टी की सरकार रही, अगर तुलना की जाए इन सरकारों का पूरा योग जितने दिनों तक सरकार में इन्होंने काम किया और हमने 2 साल में जो हमारी सरकार ने काम किया है, तो कहीं 2 साल का विकास का काम और जो हमने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, जो योजनाएं जनता तक पहुंचाने थी, 2 साल के अंदर हमने उस योजनाओं को जनता तक पहुंचा दिया है। और जहां तक ये मायूस नहीं है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। अब जब से उत्तर प्रदेश को लेकर के जब से ये मोदी और फासिस्ट ताकतें जैसे सामने आई, फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी नेता एक होकर के, हमने तो देखा, कल भी हम बनारस में थे, आज हम आजमगढ़ में थे, जौनपुर में थे, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है ना, फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए एक हो चुका है। यहां तक कि हमारा बनारस का कार्यकर्ता, बनारस में जबकि थोड़ा सा हम महसूस करते थे कि हो सकता है हमारा कैंडिडेट थोड़ा सा कमजोर पड़े, लेकिन मैंने कल देखा है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश है मोदी को हराने का, निश्चित समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि बनारस से भी मोदी को हरा करके भेजने का तय कर लिया है हमारे समाजवादी। एक अभी तक का जो नेताजी का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उत्तर प्रदेश में, देश में घूम के प्रचार करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो हम कहें या जो असली ताकत है वहां उनका चुनाव आप ही के सहारे रहा है, चाहे वो जब विधानसभा लड़ते थे तब या पार्लियामेंट लड़ते रहे हैं तब, मैनपुरी हो। इस बार वो आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आजमगढ़ की भी जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो आजमगढ़ में तो आपके पार्टी के तमाम बड़े नेता थे जो वहां से मंत्री हैं, वहां के काफी सक्रिय रहे हैं। क्या उनकी क्षमता पर उतना भरोसा नहीं था कि मैनपुरी के साथ साथ आजमगढ़ की भी जिम्मेदारी आपको ही दी गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, मैनपुरी में तो जीत नहीं है, बड़े वोटों से जीतना है, बहुत बड़ा अंतर होगा मैनपुरी से। मुझे तो लग रहा है कि आजमगढ़ भी उससे पीछे नहीं रहेगा। जैसा वहां पर जोश है, वहां तो देखिए सभी बंधन, जातीय बंधन, सभी धार्मिक बंधन सब टूट चुके हैं नेताजी के चुनाव लड़ने से। सभी और सभी वर्ग के लोग नेताजी को वहां से भारी मतों से जिताना चाहते हैं, आजमगढ़ से। पार्टी की जो कामकाज है वो आमतौर पर माना जाता है कि समाजवादी पार्टी में 2 लोग ऐसे हैं जो कि हर जिले में वर्कर को नाम से जानते हैं। नेताजी के अलावा आपका नाम आता है सबसे पहले कि आप उत्तर प्रदेश के हर जिले के वर्कर को नाम से जानते हैं, शक्ल से जानते हैं। आपको नहीं लगता है कि चुनाव की जो तैयारी रही, चुनाव का जो पूरा कैंपेनिंग का तरीका रहा, अगर शुरू से आपको ये जिम्मेदारी दी गई होती तो और बेहतर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा सकता था? देखिए, वैसे तो मैंने संगठन में बहुत लंबे समय तक काम किया है और सरकार
बनने के बाद सरकार का काम किया है, लेकिन हमारा पूरे प्रदेश में संपर्क रहा, कार्यकर्ताओं से भी संपर्क रहा। और हफ्ते में हम यहाँ पर लखनऊ में भी एक दिन, हमारा शुक्रवार का दिन था, हम जनता से मिलते थे। उत्तर प्रदेश के जो भी कार्यकर्ता आते थे, हम 3 घंटे 4 घंटे उनसे मिलते थे। और हम तो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे हम पूरा निभाते रहते हैं और निभाएंगे। एक और आरोप लग रहा है खासतौर से नेताजी के ऊपर की वो राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों का बड़ा निर्वाह करते हैं, और व्यक्तिगत रिश्ते के निर्वहन में कई बार वो दलीय सीमा को भी तोड़ देते हैं, और कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिससे पार्टी का नुकसान होता है, लेकिन दूसरे दलों को मदद कर देते हैं। इस बार भी जो टिकटों का बंटवारा हुआ है पार्टी में, कई सीटों पर आरोप लग रहा है कि नेताजी ने अपने दूसरे दल के नेताओं की मदद कर दी है डमी प्रत्याशियों को देकर। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, डमी तो नहीं उतारा है, कोई प्रत्याशी नहीं। अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का ये अधिकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होने के नाते नेताजी का अधिकार है। और हमारी पार्टी में हमेशा, जैसे चाहे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड हो, चाहे स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड हो, फैसले लेता है, सुझाव देता है और फिर नेताजी पर छोड़ देता है, तो वो अधिकार नेताजी का है। लेकिन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी चलती है, और ये भी सब लोग जानते हैं कि नेताजी कार्यकर्ताओं को और आम पब्लिक को भी मौका देते रहते हैं। आप तो देख ही रहे थे, जब से सरकार बनी है, हमारे पार्टी कार्यालय पे नेताजी दरबार लगाते थे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी माइक पकड़ा करके उसकी बात को सुनते थे, गंभीरता से सुनते थे। लेकिन दूसरी पार्टियों में तो तानाशाही है। एक आपका बयान अभी हमने पढ़ा था कहीं, और टीवी में भी देखा है, शायद हमारे ही चैनल में चला है, कि आपका बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार सत्ता से रोका है, और इस बार भी आपका दावा था कि आप रोकने में कामयाब रहेंगे, सत्ता तक पहुंचने में। ये जो आपका आत्मविश्वास है, इसका आधार क्या है? देखिए, जनता नहीं चाहती है, और हम लोग जनता में हम लोगों ने काम भी किया है। अब पूरे देश में जैसे यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में जयललिता, और इसी तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका प्रभाव है। तो ये पूरे प्रदेश में, जब समाज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और तो छोटे छोटे प्रदेश हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। जब 80 लोकसभा की सीटों में समाजवादी पार्टी, जो हमारा लक्ष्य है 60 सीटें जीतने का, उसके आसपास समाजवादी पार्टी को रहना है, तो सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी आएगी। और हमने जब दूसरे प्रांतों में भी समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी उतारे हैं, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान से लेकर के, झारखंड से लेकर के, और महाराष्ट्र से लेकर के, सभी जगह, तो दूसरे प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी का खाता खुलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद शिवपाल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस डेवलपमेंट के आधार पर इनको उम्मीद है कि इनके कार्यकर्ता से लेकर उत्तर प्रदेश की जनता तक समाजवादी पार्टी के साथ है, उस डेवलपमेंट की डिटेल में जाके इनसे चर्चा करेंगे। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। थम्स अप खत्म। एक तूफान खत्म,
तो दूसरा शुरू मेरी जान। ऐसा चल रहा है सब ऊपर वाले की। अरे चचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी है। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। मोहिनी पिया क्या जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। क्या हो गया यार? क्या आदमी है यार? ऐसे लेट चल रही थी, अब तो डबल लेट हो गया। चेन क्यों खींचा भाई? जिस भी यात्री ने गाड़ी की चेन खींची है, रेलवे डिपार्टमेंट उन्हें धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि अभी अभी पता चला है कि आगे पटरी टूटी हुई है। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 दूनी 60। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पहाड़े गलत हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये महंगाई का वो पहाड़ा है जो इस देश की सरकार हमें पढ़ा रही है। महंगाई का पहाड़ खड़ा करने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवपाल जी, हम लोग बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार भी वे बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने से रोक देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 में आपको उम्मीद है कि 60 सीट समाजवादी पार्टी को मिलेगी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि चुनावी कामयाबी के लिए जरूरी है कि विकास का जो मापदंड है उस पर सरकार खरी उतरे? और जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है उसमें आप क्या 5 विभाग का नाम बता सकते हैं कि जिसमें कि आपकी नजर में बड़ा संतोषजनक काम हुआ हो, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई छोड़ के? देखिए, वैसे तो हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने प्रयास किया है अखिलेश यादव के नेतृत्व में। जैसे हमारी सरकार बनी, सबसे पहले हमने चुनाव का जो घोषणा पत्र दिया था, जो वादे किए थे जनता के बीच, तो हमारी सरकार ने सीधा जो भी बजट, जो भी योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचाने का काम किया है। और इसके साथ साथ आपको पता ही हो जाना चाहिए ना, जैसे हमारा सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के अलावा जो उत्तर प्रदेश के किसान एक एक बोरी खाद के लिए परेशान रहते थे, तो हमने जितनी खाद चाहिए, तो कोऑपरेटिव भी आप ही के पास है, तो किसानों से जुड़े हुए जो मामले, और यहाँ तक कि देखिए, मैंने इसी विभाग के द्वारा किसानों का कर्जा भी 1650 करोड़ रुपया, 50,000 से ऊपर का कर्जा माफ किया है। और इसके साथ साथ किसानों के जमीन जो नीलाम हो जाती थी, 2 साल में किसी भी किसान की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने दी। और सारी सुविधाएं हमने मूलधन से, अगर कोई किसान अगर 50,000 का कर्जा लेता है तो उस पर 50,000 तक ही और कर्जा लेने के बाद ब्याज बढ़ सकता है, फिर उससे ज्यादा नहीं। और तमाम हमने समाधान योजना, और अगर हमें केंद्र सरकार का और सहयोग मिल जाता, क्योंकि हमें 922 करोड़ रुपया मिलना था वैद्यनाथन कमेटी की जो संस्तुतियां थी, क्योंकि जो वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी, तो इस विभाग के द्वारा भी हमने जितनी सुविधाएं और जो बंद होने जा रही थी जिला सहकारी बैंक के 25 बैंकें बंद होने जा रही थी, अब केवल 5 बैंकों को खतरा है।
उन बैंकों को भी जो पूर्वांचल की वैसे तो सभी बैंकें बंद होने जा रही थी, अब केवल 5 बैंकों को खतरा है, उन्हें भी मुझे चलाना है। केंद्र सरकार अगर 922 करोड़ रुपया अगर मेरा वो दे देती तो वो बैंकें भी शुरू हो जाती, लेकिन हम अब प्रदेश सरकार के बजट से, मुख्यमंत्री के सहयोग से उन बैंकों को भी 5 बैंकें जो खतरे में हैं उनको भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि सभी सुविधाएं किसानों को कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से मिलें और सस्ता ब्याज। हमने कोशिश की है कि महिलाओं को एक योजना के द्वारा सस्ते से सस्ता ब्याज पर 1% मैंने शुरुआत की, अभी शुरू कर दी है कि उसकी डायरेक्टर महिला हो, उसकी मालिक महिला हो और समूह बना करके 1% केवल ब्याज पर महिलाओं को लोन दे करके, जो गरीब लोग हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, वो कुछ काम करें, उनको रोजगार मिले और अपना परिवार चला सकें। ऐसी योजना भी हमने शुरू की है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी वो बहुत ज्यादा प्रो पीपुल थी, और पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, कोऑपरेटिव जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, इन विभागों में अगर हम कहें तो 90% से ज्यादा जो घोषणा पत्र में कही गई बातें थी वो लागू भी हो गई हैं। लेकिन आम जो एक धारणा है उत्तर प्रदेश में कि आपकी सरकार के फैसले सही हैं, आपकी पार्टी का घोषणा पत्र सही है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अधिकारी नहीं कर रहे हैं, और इसको लेके कई बार नेताजी ने भी पब्लिकली बोला है, आप भी अपनी मीटिंग्स में बोले हैं, समीक्षा बैठकों में, कि अधिकारियों को सरकार की नीतियों को लागू करना चाहिए। बावजूद इसके अधिकारियों के लेवल पर वह प्रोएक्टिवनेस अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए आप किसको रिस्पांसिबल मानते हैं? देखिए, जो आपने जो सवाल उठाया है ये सही है कि मैंने भी बोला है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, इसका तौर तरीका कुछ ऐसा हो गया है कि ये रुकावटें ज्यादा पैदा करना चाहते हैं, जबकि रुकावटें पैदा नहीं करना चाहिए, इनको तरीका निकालना चाहिए। लेकिन अब जो नौकरशाही है हर चीज में रुकावट पैदा करना चाहती है, उससे देश और प्रदेश का नुकसान होता है, विकास के काम रुकते हैं। लेकिन ऐसी आदतें पड़ गई हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर भी काबू पाया है। लेकिन अभी पूरी तरीके से नौकरशाही जो काम करना चाहिए, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे अधिकारी हैं जिनका सोच बहुत अच्छा है, जो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी करते हैं, और कुछ अधिकारी अभी भी ऐसे हैं, उन्हें तो चिन्हित करना पड़ेगा। हम लोग बात कर लेंगे, आपस में बैठ के बात कर लेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे, और सीनियर जो मिनिस्टर हैं उनसे मैंने भी बात की है, और फिर बात कर लेंगे, और नेताजी से राय लेकर के निश्चित हमारी सरकार, अभी तो समय कम ही था हम लोगों के साथ, लेकिन इस चुनाव के बाद जो इस तरीके की नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनको ठीक तो करना पड़ेगा। जब तक ये सोच अधिकारियों का नहीं बदलेगा तब तक प्रदेश का भला नहीं हो सकता है, ये जरूरी है। इसी के कारण हमारा प्रदेश और देश का कौन सा नंबर है? जो सरकारें रही उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके नहीं ध्यान दिया है, इन्होंने अधिकारियों की आदतों को खराब किया है। लेकिन हमारी सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है, हमने काबू पाया है। और जो प्रदेश हमारी सरकार बनने से पहले 29वें स्थान पर था, आज 26वें स्थान पर आ गया है विकास के मामले में, ये भी उपलब्धि कम नहीं। और तेजी के साथ हम प्रदेश को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बिजली की थोड़ा संकट था,
अब हमने उस पर भी काबू, हमारी सरकार ने उस पर भी काबू पा लिया है। अब हमारी सरकार 16 घंटे से लेकर के 20 घंटे लगातार 24 घंटे भी बिजली देना शुरू कर दिया है। रही परेशानी, पिछली सरकार की वजह से दिक्कतें आई हैं बिजली के मामले में, और जहां तक सवाल कभी कभी लाइन ऑर्डर का भी उठ जाता है, मैं उसी के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। लेकिन हम उस पर भी काबू पाए। उसमें एक तरह से हम कहें कि एक तरह से लर्निंग मिली कि मुजफ्फरनगर की घटना हुई, उसके बाद आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। जो चीजें हम लोगों तक निकल के आई, उसमें ये कहा गया कि आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने तमाम खामियां पाई प्रशासनिक स्तर पर, और खासतौर से वहां के जिला प्रशासन के रोल को लेके आपने काफी सख्त टिप्पणी भी की थी अपनी जांच रिपोर्ट में। कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कमोबेश वही बातें कही गई कोर्ट के जरिए, जो कि आपकी कमेटी में आपने जांच के दौरान पाया था। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसकी जो साख है, उसको सबसे ज्यादा अगर कहीं बट्टा लगता है तो कानून व्यवस्था के सवाल पर लगता है। और मेरे समझ से 3 डीजीपी बदल गए, 3 या 4, ये चौथे डीजीपी हैं 2 साल के अंदर। क्या उत्तर प्रदेश की जनता आपके जरिए इस बात को लेके मुतमईन हो, आश्वस्त हो कि चुनाव के बाद आपकी सरकार की प्रायोरिटी में लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर होगा? देखिए, बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या बड़ा है। वैसे हमारी सरकार ने इस पर भी काबू पाया है। और देखिए, जहां पर भी घटना होती है, हमारी सरकार में तुरंत रिपोर्ट लिखी जाती है और उस पर कार्रवाई होती है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि घटना हो जाती है, वो तो लगातार चलती रहती है, लेकिन उस पर जो कार्रवाई होती है वो तो कभी मैंने देखा नहीं, टीवी पर कभी नहीं देखा है। तो इसकी वजह से भी देखिए, जो कोशिश की गई है बदनाम करने को सरकार को, लेकिन हम दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी हमारी सरकार सख्त कदम उठाएगी। और जहां जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो हमारी सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नेताजी ने भी बीच बीच में कई बार, ये सही है कि जहां जहां खामियां होती हैं, ये अच्छी बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेताजी हमेशा हम लोगों को चाहते हैं कि अच्छी सरकार चले, जिससे प्रदेश का अच्छा संदेश प्रदेश में जाए, ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास सरकार पर पैदा हो। तो ये अच्छी बात है। हम लोगों को जो भी अनुभव और इतना जो मिलता रहता है, तो ये तो अच्छी बातें हैं। तो नेताजी बीच बीच में इंगित करते रहते हैं कि अच्छी सरकार चले, प्रदेश की जनता का ज्यादा से ज्यादा भला हो और प्रदेश विकास के रास्ते पर चले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो चलेगा ये प्रदेश हर तरह से, चाहे कानून, और आपको पता है कि पिछली सरकारों में तो कोई भी चाहे मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाता था। जनता के लोग तो कोई मिल ही नहीं पाते, जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाते थे, एमपी एमएलए नहीं मिल पाते थे, ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिल पाती थी। और हमारी सरकार में तो चाहे जनता के लोग मिले, चाहे जनप्रतिनिधि मिले, कोई भी कहीं पर भी, जब भी यहाँ पर मुख्यमंत्री चलते थे तो पूरे प्रदेश में जहाँ मुख्यमंत्री कर्फ्यू सा लग जाता था। आपने इतना तो अंतर महसूस किया है प्रदेश की जनता? मैंने हम लोग मान लें और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि चुनाव के बाद आपके सरकार की प्रायोरिटी में लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर होगा। बिल्कुल ठीक रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक रहेगा। कहीं पर भी गड़बड़ी करने वाले लोग, चाहे मतलब कोई भी हो, चाहे हमारे पार्टी के लोग भी हों, अगर कहीं पर भी कानून के खिलाफ काम करेंगे
तो उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।